हेलो क्लास 11th एंड नीट एस्पिरेंट। टुडे वी डिस्कस अबाउट एंजाइम, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम समझाएंगे आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन से। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, बेहतरीन तरीके से समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि जानते हैं एंजाइम क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रोटीन होता है ना, जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम होता है। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। लेकिन सभी प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। बात समझिएगा, जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम नहीं होते हैं। इन चीज़ को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे के पॉइंट में क्या होता है कि देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। यहाँ पर कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम, जिसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो अब बात समझिएगा, जो प्रोटीन है वो भी क्या है, एंजाइम बनाता है। और कुछ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, आपके एंजाइम बनाते हैं। और इस प्रकार के एंजाइम को क्या कहते हैं, हम राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। वन कैन डिपेक्ट द एन एंजाइम बाई अ लाइन डायग्राम, यानी कि अगर एंजाइम की बात करें तो उसको लाइन डायग्राम के द्वारा दिखाया जा सकता है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो एक एंजाइम की जो प्रोटीन होती है उसके पास क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, डेट इज एमिनो एसिड, जिसको एमिनो एसिड कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, जिसको सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, आपको समझना है केवल कि जो एंजाइम होती है उसके पास क्या होती है, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के पास क्या होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। ठीक है, तो क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है, एमिनो एसिड होती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एमिनो एसिड होती है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे आपकी लाइन क्या कहती है उसको समझते हैं। एन एंजाइम लाइक अ प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, यानी कि जो एंजाइम होती है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन से जो बनी होती है वो प्रोटीन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो एंजाइम बनाती है। व्हेन यू लुक, जैसा कि आप देखेंगे, द टर्शियरी, ठीक है, स्ट्रक्चर, यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ प्रोटीन चैन फोल्ड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें लगेगा कि वो क्या हुआ है, फोल्ड हुआ है अपॉन इटसेल्फ, अपने आप से। द चैन, जो चैन होती है वो क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हैज मे सर्व्ड द पैक्ड आर मेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं पॉकेट आर मेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है वो वापस से मुड़ जाती है, अपने आप से मुड़ जाती है और क्रिस क्रॉस रूप में मुड़ जाती है, अपने आप को मोड़ लेती है और वो क्या होती है, एक पॉकेट का निर्माण कर लेती है। वन सच पॉकेट, ठीक है, इस तरीके से एक पॉकेट क्या होती है, इज एक्टिव साइट, जो क्या कहलाती है, एक्टिव साइट कहलाती है। देखो कैसे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको समझा है, देखिए जैसे बात करते हैं ये आपकी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की, और इसी तरीके से क्या होगी, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई प्रोटीन की। ठीक है, इस तरीके से क्या होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई। अब यही जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके से मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुड़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मुड़ती है तो क्या करती है, टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। और जब टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉकेट का फॉर्मेशन होता है। अब उस पॉकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ये बना हुआ है कि आपका एक पॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर एक पॉकेट बना हुआ है, पॉकेट, ठीक है, यहाँ पर पॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर पॉकेट बना हुआ है। तो इस पॉकेट को क्या कहते हैं, इस पॉकेट को उन्होंने नाम दिया एक्टिव साइट। क्या नाम दिया, एक्टिव साइट नाम दिया। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एक्टिव साइट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई भी चीज़ आकर के जुड़ता है। तो आई होप इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट्स क्या कहते हैं उसको समझिए आप। पूछे तो मैं, एक्टिव साइट, एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज सर्विस्ड
और पॉकेट इनटू द विच सबस्टेंस फिट, यानी कि एक्टिव साइट होता है वो क्या करता है, एक ऐसा स्थान होता है जो जहाँ पर दूसरे सबस्टेंस क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। दस एंजाइम थ्रू दियर एक्टिव साइट, ठीक है, एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव साइट होते हैं, ठीक है, एंजाइम अपने एक्टिव साइट के द्वारा कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट, और वो क्या करते हैं अपने एक्टिव साइट के द्वारा ही क्या करते हैं, हाई रेट पर कैटालाइज रिएक्शन करते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट, यानी कि जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से क्या होते हैं, अलग होते हैं इन मेनी वे, कई रास्ते में। बट लेकिन वन मेजर डिफरेंस, जिसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस पाया जाता है, नीड मेंशन, जो कि यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत है। जैसे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होती है वो काम करती है हाई टेम्परेचर पर एंड हाई प्रेशर, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर काम करती है, वाइल एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंजाइम जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर जाते ही क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो एंजाइम होती है वो क्या करती है, मैक्सिमम 40 डिग्री टेम्परेचर तक काम करती है, 40 डिग्री ज़्यादा, 40 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगी। हाउ एवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर द एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम होते हैं वो उसको क्या कर सकते हैं, हम आइसोलेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म से जो नॉर्मली अंडर हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर के रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हॉट इवेंट ऑन सल्फर स्प्रिंग, ठीक है। आगे बात करते हैं, आर स्टेबल एंड रिटेन दियर कैटालिस्ट पावर इवन एट हाई टेम्परेचर, और इसके बाद क्या होता है, ये अपने हाई टेम्परेचर पर रह सकते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस द इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो थर्मो स्टेबिलिटी होती है एंजाइम की, वो क्या होती है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आती है। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो किल मिला जुला करके अगर हम आपको बताएं तो एंजाइम के बारे में आप कितना पॉइंट लिखोगे तो एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा, वो समझिए। अगर हम पूछते हैं एंजाइम, ठीक है, अगर हम पूछते हैं एंजाइम, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम आप क्या लिखोगे, एंजाइम इज द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ऑल एंजाइम, ठीक है, सॉरी ऑल प्रोटीन ना, जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, प्रोटीन क्या करती है, एंजाइम बनाती है। और कुछ न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड भी क्या करती है, एंजाइम बनाती है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। एंजाइम को काम करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को आपको लिखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में क्या है उसको भी समझते हैं। कह रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर बिना एंजाइम की कोई केमिकल रिएक्शन कराई जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो उसका उत्पादन रेट होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और वहीं पर अगर एंजाइम दे दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो इसको समझिए, ठीक है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड, कैसे हम समझेंगे दीज एंजाइम, कैसे समझेंगे हम इस एंजाइम को। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड, अब क्या करते हैं सबसे पहले इसको हम समझते हैं। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल कंपोजिशन अंडरगो, यानी कि केमिकल कंपोजिशन का होता है, अंडरगो होते हैं, जाते हैं टू टाइप ऑफ चेंजेस, यानी कि किसी भी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के चेंजेस में जाते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा क्या होता है आपका केमिकल, केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी की भी क्या होती है, केवल और केवल क्या बदलती है, किसी की केवल और केवल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे शेप, ठीक है, शेप चेंज होती है। केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ऑल प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी चेंज हो जाती है, इसमें केमिकल चेंज में। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि जितने भी केमिकल कंपोजिशन होते हैं उसमें दो प्रकार के चेंजेस होती हैं, एक आपकी फिजिकल चेंज होती है और दूसरा आपका केमिकल चेंज होता है। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होती है, वो केवल और केवल क्या करती है, शेप में चेंज लाती है, ठीक है, उसकी शेप बदल जाती है, हो सकता है कि उसका मॉस बदल जाए। और अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंजेस में, तो केमिकल चेंजेस में सारी की सारी क्या होती है, चीज़ें चेंज हो जाती है।
यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि ए फिजिकल चेंज सिंपली रेफर टू द चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। बिना किसी बॉन्ड के टूटे क्या होती है, उसके शेप में चेंज हो जाती है। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, इसको कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन साइट ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, दूसरे फिजिकल प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होती है, किसी भी पदार्थ की स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे आइस से तो वो क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, ठीक है, और व्हेन वाटर बिकेम वेपराइज, जो पानी होता है वो भाप बन सकता है। दीज आर आल्सो फिजिकल प्रोसेस, ये सारी क्या करती है, फिजिकल प्रोसेस कहलाती है। हाउ एवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रेकन, जब बॉन्ड ब्रेक करता है एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, नया बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान दिस विल कॉल द केमिकल चेंज, इसको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। और इसके दौरान क्या होती है, सारी की सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, पहले बेरियम और हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो गया, बेरियम और हाइड्रोक्साइड के अंदर पहले ये टूट गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बेरियम चला गया सल्फेट के साथ, ठीक है, ठीक, उसके बाद हाइड्रोक्साइड चला गया हाइड्रोजन के साथ और ये बना रही है वाटर। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, इसे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करते हैं इनटू ग्लूकोज। इन एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन ये हो गया, उसी प्रकार से किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं तो जो आपकी स्टार्च होती है उसका हाइड्रोलिसिस करवा देता है ग्लूकोज के साथ। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की जो रेट होती है वो डिपेंड किया जाता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेट इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम। यानी कि अगर हम बात करते हैं डेल्टा पी मतलब प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट बनता है, और डेल्टा टी मतलब क्या होता है, डेल्टा टी मतलब होता है टाइम। तो किसी निश्चित समयावधि में कितना प्रोडक्ट बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, रेट कैन आल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफिक, यानी कि अगर कोई डायरेक्शन क्या हो, स्पेसिफिक हो, तो रेट को क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की जो रेट होती है उसको परिवर्तित किया जा सकता है इसके टेम्परेचर के द्वारा। अगर हम जैसे बात करते हैं ये पानी है और पानी क्या हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर पानी क्या हो रहा है, वेपराइज्ड हो रहा है। जैसे ही टेम्परेचर को हम 100 डिग्री करेंगे तो पानी क्या होगा, बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ, जो आपकी प्रोसेस की रेट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। एमंग अदर फैक्टर्स, या फिर टेम्परेचर के अलावा बहुत दूसरे फैक्टर्स पे काम करता है। जनरल रूल, एक सामान्य रूल की बात करते हैं, थर्म इज द रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें रेट डिक्रीज हो सकता है, डबल हो सकता है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज पर। अगर 10 डिग्री सेल्सियस चेंज पर थोड़ा सा चेंज हुआ तो वहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी रिएक्शन बहुत तेज हो सकती है या फिर बहुत धीमे हो सकती है। कैटालाइसिस रिएक्शन, ठीक है, प्रोसीड एट रेट वेलोसिटी हाई देन द अनकैटालाइज्ड वंस, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं वो बहुत तेज काम करते हैं, ठीक है, जो बिना कैटालिस्टिक रिएक्शन के काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोई प्रोसेस है, जैसे कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं, बिना कैटालिस्ट के क्या होता है, ये बहुत कम मात्रा में बनता है। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस कैटालिस्ट दे दिया जाता है तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है क्या होती है, बहुत तेज हो जाती है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिख करके दिखाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है, किसी भी एंजाइम की उपस्थिति नहीं है, इन द अब्सेंस ऑफ एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। कौन सा रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर के जो कार्बोनिक एसिड बन रही है ना, कार्बोनिक एसिड जो बन रही है वो बहुत ही धीरे हो रही है। यानी कि विदाउट कैटालिस्ट क्या हो रहा है, वो 200 मॉलिक्यूल बन रहा है कार्बोनिक एसिड का, ठीक है, इन एन हावर, 1 घंटे में क्या हो रहा है, 1 घंटे में क्या हो रहा है, केवल 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें क्या किया गया, एक कैटालिस्ट कार्बोनिक एनहाइड्रेस दिया गया तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, 6 लाख हो गई। ठीक है, 6 लाख हो गई पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में क्या हो रही है, 6 लाख कार्बोनिक एसिड बनना शुरू हो जाएगी। तो ये होती है कैटालिस्ट की पावर। द एंजाइम हैज
एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट अबाउट 10 मिलियन टाइम, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एंजाइम होती है वो रिएक्शन को 10 मिलियन गुना बढ़ा देती है। दिस पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रीजेबल इंडिड, ये पावर की जो एंजाइम की होती है वो क्या होती है, इनक्रेडिबल इंडिड होती है। देयर आर थाउजेंड टाइप ऑफ एंजाइम, यहाँ पर क्या होते हैं, कई हजार प्रकार के एंजाइम हैं। ईच कैटालाइजिंग एंड यूनिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जो हजारों प्रकार के एंजाइम को क्या करते हैं, वो केमिकल या मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस के क्या करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो 10 स्टेप का रिएक्शन होता है, जिसमें अंततः क्या होता है, 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इज एक्चुअली a metabolic pathway in which glucose became pyruvic acid, वही कह रहा है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं तो मेटाबॉलिक pathway होती है जिसमें ग्लूकोज क्या होता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटालिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन, जिसमें अलग अलग 10 स्टेप होते हैं और 10 स्टेप में अलग अलग 10 टाइप के एंजाइम काम करते हैं। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन चैप्टर, जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे यानी कि चैप्टर नंबर 12 पढ़ोगे, विल स्टडी दिस रिएक्शन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एट दिस, ठीक है, स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक pathway with 1 or 2 addition reaction given rise to the variety of metabolic and product, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नॉर्मली चीज़ों को पढ़ेंगे कैसे आपका एंजाइम काम करता है। आगे बात करते हैं, सबसे हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो अंडर अनएरोबिक कंडीशन, बिना ऑक्सीजन के तो क्या होता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो आपका लैक्टिक एसिड नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है स्केलेटल मसल के अंदर, तो क्या होते हैं, लैक्टिक एसिड बन जाता है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो पायरुविक एसिड बन जाता है। इन ईस्ट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन दिस पथवे लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी पथवे से चलते हैं तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, एथेनॉल बन जाता है। हैंड द डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल, अलग अलग कंडीशन में क्या होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो दूसरा बनेगा, ऑक्सीजन अब्सेंस है तो दूसरा बनेगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कंजर्वेशन, किस तरीके से जो एंजाइम होता है वो एक बड़े पैमाने पर केमिकल कंजर्वेशन करवाता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगर ये क्लास आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।